हेलो बच्चों। आज बेटा अपन देखने वाले हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण, जिसमें एसएससी और रेलवे में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और कंप्लीट बेसिक से जो हाई लेवल है वहाँ तक अपन इसमें वर्क करने वाले हैं। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें कि रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बेटा। तो यहाँ पे दिया गया है एन इक्वेशंस इज विच द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज एग्जैक्टली वन, यानी कि किसी भी समीकरण की जो अपने पास पावर होगी वो अपने पास हाईएस्ट पावर वन हो, ऐसे अपने पास रैखिक समीकरण कहा जाती है। एक ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक चर की उच्चतम घात क्या हो बेटा, एक हो। इसका ग्राफ हमेशा जब इसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो एक सीधी लाइन निकल के जाती है इसकी, ये अपने पास रैखिक समीकरण कहलाती है साहब। ये वाली बात हो गई। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पर कोई नो वेरिएबल्स इज स्क्वायर, यानी कि कोई अपने पास समीकरण स्क्वायर में आ जाए तो रैखिक समीकरण नहीं होती है। x इंटू वाई ये मल्टीप्लाई में आ रही है, ये नहीं होगी। अपॉन में अपने पास वन अपॉन एक्स माइनस पावर में आ जाए अपने पास, तो ये अपने पास क्या नहीं हो सकती बेटा, रैखिक समीकरण नहीं हो सकती है। यहाँ पे बोल रहा है चर और अचर केवल प्लस माइनस और स्थिरांक गुणांकों से जुड़े होते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो अपने पास जो रैखिक समीकरण होती है वो एक होती है अपने पास वन वेरिएबल, एक चर वाली होती है। ax प्लस बी इक्वल टू अपने पास जीरो होती है साहब। ये दो चर वाली भी अपने पास रैखिक समीकरण होती है। दो चर में देखिए अपन तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अपने पास जीरो होता है। और बेटा यहाँ पर अपने पास जिस प्रकार उदाहरण अपन देखें तो यहाँ पर ये a है, इस x का कोफिशिएंट होगा। ये बेटा b है, वो अपने पास इस y का कोफिशिएंट होगा। और c अपने पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी अपने पास और इक्वल टू जीरो। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होती है। यहाँ पर दो चर वाली रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है। यहाँ पर अपने पास देखो जी x के कोफिशिएंट अपने पास दो है, तो a x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे साहब a की वैल्यू अपने पास वो कितनी हो जाएगी साहब, दो हो जाएगी। b की वैल्यू तीन और c की वैल्यू कितनी बेटा अपने पास यहाँ पर, c इक्वल टू अपने पास कांस्टेंट मान -6 हो जाएगा। अब देखो आगे, ये तो बेसिकली बातें जो तुम 10 क्लास तक पढ़ के आते हो बहुत अच्छी तरीके से। देखो जी, एक चर में रैखिक समीकरण अपन देखें तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मूला था अपने देखा था, ax प्लस बी इक्वल टू अपने पास क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अब देखो यहाँ पर एक चर वाली रैखिक समीकरण, इस इक्वेशंस का जो फॉर्मूला होता है ax प्लस बी, तो इसमें x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू जो आएगी बेटा अपने पास क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगी। मीन्स ये है कि एक चर वाली रैखिक समीकरण में जो भी पॉइंट होगा वो x अक्ष पे होगा, क्योंकि वो x की वैल्यू निकालनी है। और जब x की वैल्यू निकालनी है तो x अक्ष पे होगा। तो बेटा यहाँ पर एक ही चर अपने पास ax प्लस बी, और कौन सा चर है साहब यहाँ पर, एक ही चर x है और x अपने पास इस x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कहाँ पे आ रहा है साहब, इस x अक्ष पे कहीं ना कहीं आएगा। जैसे इसका एक उदाहरण ले लें अपन, 3x माइनस 9 बराबर जीरो। ये बताओ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करवाएं तो बताओ जी x की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो 9/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 इस x अक्ष पे कहीं ना कहीं रहेगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। फिर देखो यहाँ पर ये तो एक चर वाली समीकरण हो गई। फिर देखिए बेटा यहाँ पर इसी प्रकार अपन दो चर वाली, दो चरों में रैखिक समीकरण की बात करें अपन, तो देखो साहब यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ये ग्राफ आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 का जो आप लोगों के पास एक ग्राफ है बेटा, इसको ध्यान से अपन देखें यहाँ पर। तो देखो जी यहाँ पर क्या बताओ, ये वाला पॉइंट है, ये x अक्ष, ये x डेक्स है, ये y और ये बेटा y डेक्स होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू ये। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट अपने पास, ये x अक्ष पे x की वैल्यू, तो ये अपने पास एक पेयर होता है, युग्म होता है। इसमें अपन ये x की वैल्यू तो अपने पास 4 होगी। ये सेकंड वाला जो वैल्यू होती है बेटा y इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और x अक्ष की समीकरण पे x अक्ष के ऊपर y की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। थोड़ा कोऑर्डिनेट का आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग जानते हो साहब। यहाँ पर y अक्ष पे किसी पॉइंट्स को रखने का मीन्स ये है कि x तो यहाँ पर जीरो है और बेटा y इक्वल टू 4 है। तो देखो y की वैल्यू 4 यहाँ पे गई है साहब। तो यहाँ पर अपने पास x प्लस वाई का ये ग्राफ है, x प्लस वाई का ग्राफ है। तो यहाँ पर ये x प्लस वाई का ग्राफ जब भी हो
दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो एक्स एक्स को कहाँ पे काटता है, वाई को कहाँ पे काटता है। तो बेटा ये ध्यान रखना आप लोगों को कि y बराबर 0 करेंगे तो x एक्स पे काटेगा, और y बराबर 0 तो x के मान क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x का मान 4 हो जाएगा। तो सब x का मान 4 का मतलब 4 और 0 पे काटेगा। यहाँ पर इसको yx पे कटवाना है, तो yx पे कटवाने के लिए इस x को 0 करना पड़ेगा। जैसे x को 0 करते हैं तो बेटा y इक्वल टू अपने पास 4 आ जाता है, और ये अपने पास युग्म हो जाएगा 0 और 4, ये 0 और 4 यहाँ पे काटता है। जैसे कोई सा अगर आप ऐसा दे दे आपको कि साहब x प्लस वाई इक्वल टू अपन को दे दे 10 दे दे, तो अपन बोलेंगे साहब कि y को 0 मानेंगे अपन, तो x 10 हो जाएगा, और x 10 हो जाएगा तो x 10 यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आएगा, ये 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार अपन फिर y पे कटवाएं इसको, तो बेटा y पे बोलेंगे y इक्वल टू y पे कटवाने का मतलब x 0 बोलेंगे, तो y 10 हो जाएगा, और y 10 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा। और इस प्रकार काटने के बाद में ये रेखा अपन सीधी ऐसे ले जाएंगे। तो इस प्रकार अपन ये ग्राफ बना सकते हैं। ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि जब भी अपने पास दो चर दे दे, एक्स एक्स पे कहां पे काटेगा, तो y को अपन को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। y x को कहां पे काटता है, तो x को 0 करना पड़ेगा। उससे एक आइडिया हो जाएगा कि जो अपने पास ये इक्वेशंस है और इस इक्वेशंस का ग्राफ खींचे तो एक सीधी लाइन आएगी, उस सीधी लाइन कहां से गुजर रही है ये आप लोग निकाल पाओगे। चलो जी, देखो ये बातें हो गई आप लोगों की ग्राफ के ऊपर। फिर देखो बेटा यहां पर ये दो चर वाली a1x प्लस b1y प्लस c1, बेटा यहां पर अपने पास ये दो चर की फर्स्ट रैखिक समीकरण, ये दूसरी हो जाएगी साहब, ये दूसरी अपने पास समीकरण हो जाएगी। दोनों में दो चर है, x और y है, यहाँ पे भी x और y दो अपने पास चर है यहाँ पर। अब देखो जी, यहां पर आप लोग को दो इक्वेशन दे दे, एक इक्वेशन दे दिया बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे दिया, और एक दे दिया अपन को x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे दिया। तो बताओ जी, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो मैं बोलूंगा साहब y को मैं 0 लूं तो x को 6 लेना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा साहब, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखते हो तो देखो बेटा यहाँ पर ये वाला पॉइंट है वो हो जाएगा अपने पास, इस y को मैं 0 ले लूं तो y को 0 लेने पर इस x की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो अपने पास ये वाला पॉइंट है वो 6 और 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा। बताओ इस इक्वेशंस को मैं y पॉइंट में y x पे कहीं ना कहीं काटूं, तो y को x पे काटने का मीन्स ये बेटा x को 0 लेना पड़ेगा, और x को जैसे 0 लेते हैं y 6 हो जाता है, तो यहाँ पे y 6 का मतलब 0 और 6 ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास 0 6 ये इस प्रकार गुजरेगी, और ये अपने पास जो रैखिक समीकरण है ये वाली, ये x प्लस वाई इक्वल टू 6 की ग्राफिकल ग्राफ के ऊपर अपन इसको प्रेजेंट करें तो इस प्रकार ये समीकरण प्रेजेंट होगी अपने पास। ये रेखा ऐसे निकलेगी, यहां से गुजरेगी। बताओ यहाँ पे दूसरी समीकरण इसने क्या बोला बेटा, यहां पर दूसरी समीकरण बोली x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोला गया है। x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोलेगा तो y को मैं 0 लूं तो x का मान है बेटा वो अपने पास 2 होगा, y 0 x का मान 2, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कटेगा ये, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा अपने पास 2 और 0। भाई x एक्स पे y तो 0 होता ही है, चलो x एक्स पे कट गया। अब देखिए साहब y एक्स पे कहाँ पे कटेगा ये, तो y एक्स पे काटने का मीन्स ये बेटा यहाँ पर इस x को आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जैसे x को 0 लेते हो तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से अपन ही बोल देंगे बेटा कि y इक्वल टू अपने पास -2 पे, यानी कि -2 का मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएं तो ये y अपने पास पॉजिटिव रहेगा, नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव रहेगा, तो 1 और -2 यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे काटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा अपने पास x तो 0 हो जाएगा और y -2 हो जाएगा। ये लो साहब -2, ये पॉइंट दोनों से एक रेखा खींचेंगे, तो ये अपने पास एक इस प्रकार की लाइन खींचे, अपन रेखा खींचे तो रेखा खींचने पर कहीं ना कहीं कटते हैं, और जहां पे ये बिंदु दोनों रेखाएं कटती है वो अपने पास इसका सोल्यूशंस कहलाता है। ये अपने पास कहलाएगा सोल्यूशंस पॉइंट, हल बिंदु कहलाएगा बेटा। ये सब कुछ 10th क्लास का बेसिकली पार्ट है। जब आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह कवर हो जाता है तो बेटा आप लोग बोलोगे कि यहां पर इस प्रकार अपन देखो 10th क्लास में देख के आए थे, x इस पॉइंट पे कट रहा है, x और y जिस पॉइंट पे कटता है वो इसका हल कहलाता है। हल का मीन्स ये होता है कि उस समीकरण की x और y की वैल्यू आएगी। अब देखो जी यहां पर अपने पास x और y की वैल्यू देखिए बेटा यहां पर, तो आप बोलोगे साहब यहां पर देखो ये इस प्रकार इस जगह पे ये वाले पॉइंट होगा अपने पास, ये कटने पर x एक्स ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा। तो देखो ऐसे समीकरण को ध्यान से देखते हो आप लोग तो ये जानते हो बेटा यहाँ पर अपने पास कौन कौन सी समीकरण थी, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 6 थी,
और दूसरी हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू अपने पास 2 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सोल्व करें तो यहाँ पे देखो बेटा x की वैल्यू निकालनी है, तो जब एक समीकरण जुड़ के आ जाए, एक घट के आ जाए, पहले का मान निकालना हो तो जोड़ के आधा करते हैं। तो इन दोनों का सम करेंगे अपन, 6 + 2 8, 8 का 10 4 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है तो घटा के आधा करते हैं। 6 + 2 अपने पास, 6 में से 2 घटाए तो 4 आता है, वो 4 का जस्ट आधा अपने पास 2 आ जाएगा। ये लो साहब 2 आ गया। तो x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। तो बेटा यहाँ पे जहां पे कट रहा ना, x की वैल्यू 4 होगी इस जगह पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 4, और अपने पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, y की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पर इधर आ रही है, तो अपने पास 2 हो जाएगी। इस प्रकार ये वाला जो पॉइंट होगा अपने पास कौन सा, ये वाला, वो क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। ये सॉल्यूशंस होता है। x की वैल्यू और y की वैल्यू सॉल्यूशंस पॉइंट आ गई। मींस ये है कि जब ये इंटरसेक्ट करती है, अपने पास काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वही उसका सॉल्यूशंस हल बिंदु कहलाता है। और जब एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है तो वो जो एक बिंदु आएगा अपने पास, ये एक सॉल्यूशंस आएगा। अब बताओ बच्चों, यहां पर जैसे ऐसे समीकरण होती कि यहां से एक यहां से निकल जाती है, एक यहां से निकल जाती है, ये वाली दूसरी, तो वैसा भी इन दोनों के मध्य जो गैप सेम होता है, कहीं भी नहीं कटती, तो कहीं भी नहीं कटती, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता। अब बताओ अपने पास एक इक्वेशन ये x + y = 6 है, और बेटा अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है, अपने पास 3x + 3y = 18 आ जाता, और इसका भी अपन समीकरण निकालते हैं तो ये भी यहाँ से गुजरती है, और यहाँ से गुजरने का मतलब दोनों इक्वेशंस की समीकरण ये होती है, तो इसका मतलब बहुत सारे बिंदु पे काटती, और जब कोई रेखा बहुत सारे बिंदु पे काटती है तो उसके अनंत सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, अनंत सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस रहेगी बेटा, एक तो प्रतिच्छेद वाली रहेगी, एक अपने पास रहेगी जब दोनों रेखाएं समांतर हो तो कहीं नहीं काटेगी, जब कहीं नहीं काटती है तो उनके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। एक जगह काटने का मतलब एक सॉल्यूशंस, कहीं नहीं काटने का मतलब एक भी सॉल्यूशंस नहीं, और बहुत सारी जगह काटेगी जब वो ओवरलैप हो जाएगी, ओवरलैपिंग अपने पास कंडीशंस आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर जाके अध्यारोपित हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बेटा अपने पास, तो उसके अनंतल अपने पास निकलने वाले हैं। तो ये देखो जी 3 कंडीशंस होती है, और तीनों कंडीशंस को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो कौन कौन सी कंडीशन रहेगी बेटा। पहली कंडीशन रहेगी अपने पास यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। तो अपने पास ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डेक्स है, ये बेटा वाई है, और ये वाई डेक्स है। यहाँ पे एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ये वाली इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 की हो गई। इस इक्वेशन को देखिए अपन तो a2x + b2y + c2 = 0 आ गई। ये जिस बिंदु पे काटे, कहीं भी काटे, एक जगह काटे, तो इसका एक सॉल्यूशंस होगा, इसको बोलते हैं अपन यूनिक सॉल्यूशंस। और इसकी कंडीशंस होती है बेटा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये याद रखना आपको, a1/a2 क्या याद रखना है जी आप लोगों को, यहाँ पे याद रखना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। ये रहता है यूनिक सॉल्यूशंस, अद्वितीय हल की कंडीशंस, याद रख लोगे। एसएससी और रेलवे में इन्हीं कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा। यहां पर अपने पास जिसका कोई हल नहीं है, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशंस a1x + b1y + c1 = 0। नीचे वाला ले बेटा, ये वाला इक्वेशन अपने पास, ये a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों के मध्य ये गैप बराबर है, कहीं भी नहीं कटेगी, कहीं नहीं कटने का मतलब कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशंस। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और इसकी कंडीशंस होती है बेटा अपने पास यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी जी, आप बोलोगे साहब a1/a2 = होता है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। ये अपने पास सेकंड कंडीशंस होती है, जिसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है, नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशंस अपने पास ये रहेगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो और आगे बढ़े अपन यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, अनंत हल आएंगे। ये देखो जी, ये डबल कलर हो रहे हैं, एक कलर की इक्वेशंस है अपने पास, वो अपने पास a1x है + b1y है + c1 = 0, और दूसरी भी सी से जा रही है बेटा, दूसरी भी सी से गुजरेगी तो ये a2x हो जाएगा + b2y हो जाएगा + c2 = 0। और जब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो तो इनको बोलते हैं कोसाइन
ये अपने पास समपाती ओवरलैपिंग कंडीशंस आएगी। जब ओवरलैपिंग कंडीशंस आए तो अपने पास कौन सी कंडीशंस हो जाएगी बेटा, अपने पास ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों कंडीशंस आप लोगों को याद रखना है। अब इन तीनों कंडीशंस के ऊपर बेटा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो अपन देखने वाले हैं जी। देखो जी आप, अब देखो आप लोग पहला क्वेश्चंस देखो बेटा क्या बोला जा रहा है। एसएससी और रेलवे के दोनों का मिक्स क्वेश्चन मैं ले रहा हूं साथ में। ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये बोल रहा है बेटा यहां पर रैखिक समीकरण फर्स्ट ईयरी सेकंड ईयरी का समाधान की संख्या है 0 1 या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले देखना बेटा यहां पर क्या बताओ, यहां पर अपने पास इक्वेशन नंबर 1 को आप लोग देखते हो तो इस इक्वेशंस के आप लोग ये लो साहब, ये पहली इक्वेशंस हो गई। बताओ जी इसको यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसको उठा के इधर लाएंगे अपन तो बराबर में 0 हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा बेटा अपने पास से उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास लीनियर इक्वेशंस की a1 ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, उससे अपन यहाँ पर बेटा तुलना करें तो a1 x प्लस b1 c1, तो यहाँ पर देखो जी x का अपने पास जो कोफिशिएंट रहेगा वो 1 रहेगा। बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ पर अपने पास ही 1 है बेटा, ये वाला। क्या बताओ इसका रेशो देखें तो ये 1 का कितना मल्टीपल है साहब, ये वाला 2 बार मल्टीपल है। क्योंकि बेटा ये ध्यान रखना आप लोग कि अपने पास आ जाए a1/a2 b1/b2 और अपन देखते हैं c1/c2। इनमें रिलेशन देखते हैं, या तो ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या ये इक्वल हो गए तो फिर यहाँ पे इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर तीनों इक्वल होंगे। ये अपने पास तीनों कंडीशंस होती है। तो देखो जी रेशो का रूल्स ये होता है कि जैसे अपने पास यहाँ पे आ गया कि a/b आ जाए और b बराबर c/d आ जाए। तो बेटा ये ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पर ऐसा भी पढ़ सकते हैं अपन कि जो a का रेशो इस b के साथ में है वही इक्वल में रेशो c का d के साथ में रहेगा, या फिर इस c को उठा के नीचे ले आए तो a/c का रेशो जो रहेगा तो इस b को उठा के पक्षांतर करके इधर ले जाएं तो b/d हो जाएगा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं साहब कि जो a का रेशो अपने पास c के साथ है वही रेशो b का किसके साथ होगा साहब, d के साथ होगा। तो मीन्स ये है यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास क्या होगा साहब, यहाँ पर अपने पास ऐसा आ जाए कि a1/a2 आ जाए इक्वल टू b1/b2 आ जाए। तो मैं बोल सकता हूँ कि साहब जो a1 का रेशो b1/a2 के साथ में है सेम रेशो b1 का b2 के साथ में होना चाहिए। या फिर इसको उठा के नीचे लाऊं मैं तो बोल सकता हूँ कि a1/b1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर a2/b2 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो साहब यहाँ पर कि a1 का रेशो जो b1 के साथ में है वही रेशो अपने पास a2 का b2 के साथ में हो जाए और वो इक्वल रहे या इक्वल नहीं रहे। तो ये तीनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशंस अपने पास यहाँ पे अप्लाई होगी। तो देखो बेटा यहाँ पर समझना आप लोग, a1 का रेशो a2 के साथ में वही रेशो इसका इसके साथ में होना चाहिए और वही रेशो इसका इसके साथ में होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या वो देखना है साहब। ये 1 है ये 2 है तो 1 को 2 से गुणा करें तब 2 बनता है, तो 2 को 2 से गुणा करें तब 4 बनता है। तो बेटा 8 को 2 से गुणा करें तब 16 बनता है। तो सब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर ऐसा होने से तो ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। बोलो यस या नो। तो बेटा यहाँ पर जो a1 का रेशो है वही रेशो a2 से है, b1 का रेशो ही b2 से है और c1 का रेशो ही c2 से है। ये 1 है ये 2 है तो 1/2 ये हो रहा है, दुगना होने का मतलब 1/2 1/2। तो सब इक्वल हो जाए। तो आप लोगों ने देखा था कि जब सब के सब इक्वल हो जाए तो यहाँ पर अपने पास जो सॉल्यूशंस आते हैं वो ओवरलैपिंग वाली कंडीशंस आती है और ओवरलैपिंग वाली कंडीशंस में बहुत सारी बार कट होते हैं और बहुत सारी जगह कट होने की वजह से वो अनंत सॉल्यूशंस होते हैं।
इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शंस। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ये बातें समझ गए हो किस प्रकार का रिलेशंस होता है रेशो में। तो आप लोग यहां पर क्वेश्चंस में देख के समझ जाओगे कि यहां पर अपने पास वन सॉल्यूशंस होगा या फिर कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, केवल अद्वितीय हल बोलते हैं, एकल बोलते हैं, या फिर अपने पास एक भी हल विद्यमान नहीं होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। ये तीन कंडीशंस होती है अपने पास। तो इन तीनों को अपन बहुत आसान तरीके से देख पाएंगे। अब देखो जी यहां पर, अब बताओ बेटा यहां पर आप लोग ये देखो बेटा, क्या बताओ यहां पर 5 है, ये 7 है, 5 के साथ में जो 7 का 5 अनुपात 7 हुआ, तो क्या बताओ ये -3 और 4 का अनुपात भी ये 5 अनुपात 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो बेटा ये बोल देंगे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ। और ऐसा अपने पास तभी आता है जब अपने पास इस प्रकार की कंडीशंस और इस प्रकार की कंडीशन में एक सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशंस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चंस जो असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया क्वेश्चन से ALP में, बेस्ट क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। देखो जी फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें बेटा। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा अपन को कि के किस मान के लिए के की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ऐसा बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर कि कोइंसिडेंट लाइंस का मीन्स अपने पास ओवरलैपिंग लाइन है, और ओवरलैपिंग लाइन में अपने पास अनंतल होते हैं। अनंतल होने का मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों रेशो एक जैसे होने चाहिए। तो देखो जी यहाँ पर समझना बेटा, यहाँ पर क्या बताओ ये अपने पास ध्यान से देखना आप लोग, क्या बोलो जी, जो 2 का रेशो है, 2 का ये इसका रेशो इसके 2 से 6 पे गया है। क्या बताओ यहाँ पे 3 है, ये 3 से किस पे जाएगा पता नहीं है, लेकिन बेटा ये 11 है, ये 11 से 33 पे गया। तो ये देखो जी यहाँ पर 2 से 6 पे जाता है तो 3 गुना, 11 से 33 पे गया तो भी अपने पास क्या है बच्चों 3 गुना, क्योंकि इक्वल होंगे सब। तो बेटा साहब ये 3 गुना हो रहा है। तो बताओ जी यहाँ पर y का कोफिशिएंट अपने पास 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट अपने पास k है। तो बताओ बच्चों इस k की वैल्यू निकालूं मैं, तो 3 का 3 गुना, और बच्चों k इक्वल टू अपने पास 9 हो जाएगा। 9 कौन सा ऑप्शन है साहब? आप बोलोगे बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को एग्जाम में ऐसे ही सोचना है, इसी तरीके से आप लोग सोचते हो तो बहुत आसान तरीके से बेटा आप लोग इनका जवाब दे पाओगे। फिर देखो जी बेटा, फिर आगे और बढ़े अपन। अब बताओ पी के किस मान के लिए ये अपने पास दिया गया है, विच वैल्यू ऑफ पी विल हैव ओनली वन सॉल्यूशंस। अब बताओ बेटा वन सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आती है। नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आएगी तो यहाँ पे देखो जी अपने पास क्या हो जाएगा साहब, ये 2 से अपने पास क्या हो रहा है -5 हो रहा है। तो अपन बोलेंगे साहब यहाँ पर अपने पास ये 2/-5 है, वो इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ये 3 से किस पे जाएगा बेटा, अपने पास पी पे जाएगा। तो अपने पास से 3/P, ये पी होगा साहब, ये क्या हो जाएगा साहब, पी हो जाएगा। और ये बोल रहा है केवल एक ही हल हो, तो पी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ हो गया क्या कहीं ना कहीं? अच्छा ये गड़बड़ कर दिया यार, ये गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पर रुक गया ये देखो ये अपने पास 2 है, 2 से 2 पे, तो अपन बोलेंगे साहब कि 2/2 हो रहा है, इस नॉट इक्वल टू होगा। ये 3 से किस पे जाएगा बेटा, ये जाएगा, यानी कि अपने पास 3 से 3 नहीं होना चाहिए। तो 3/P ये नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3, P की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, 3 हो जाएगी बेटा। तो फिर अपने पास वो कंडीशंस कौन से लग जाएगी, या तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा या फिर अनंत हल विद्यमान होंगे। यहाँ पर इक्वल टू होने पर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू हो जाएगा तो फिर आगे का चेक करना पड़ेगा अपन को। और यहाँ पर केवल एक ही हल विद्यमान है, केवल एक हल विद्यमान होने की कंडीशन ये है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पी एज अदर सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा कोई सब अदर पी की वैल्यू आनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सब अपने पास, ये सी रिजल्ट इसका आंसर हो जाएगा। निकाल पाओगे? चलो देखो फिर और आगे बात करें आपसे।
तो देखो बेटा यहाँ पर ये दिया गया है, यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, तो 15x प्लस ky माइनस 9 इक्वल टू 0 का हल नहीं है, ये का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ जी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं होने की कंडीशंस क्या होती है बेटा, यहाँ पे शुरुआत के तो इक्वल रहते हैं और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू, ये तो दिखाई दे रहा अपन को, लेकिन शुरुआत के इक्वल होने चाहिए। क्या बताओ यहाँ पे 6 है तो 6 का रेशो 15 के साथ में जो है वही रेशो -5 का रेशो बेटा अपने पास इसके के साथ में होगा। तो देखो जी यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो 6 का क्या बताओ 2.5 मल्टीपल है वो अपने पास 15, क्योंकि 6 का दूना 12 होता है, 6 का आधा 3 होता है, 12 प्लस 3 15 हो रहा है। क्या बताओ ये 2.5 गुना हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे 5 का 2.5 गुना ये रहेगा और माइनस के साथ में रहेगा, तो अपने बोल सकते हैं कि साहब ये 5 का 2.5 गुना ये भी अपने पास 2.5 हो जाएगा। तो इस 5 का 2.5 गुना अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में माइनस ये, तो बेटा 5 का दुगुना तो 10 होता है और 5 का आधा 2.5 होता है, तो इसको 12.5 बोल देंगे माइनस का। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे? इस प्रकार इन क्वेश्चनों का बहुत आसान और बेहतर तरीके से आप लोग जवाब दे पाओगे। फिर देखो जी आगे और बड़े बेटा यहाँ पर अपने पास, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर m के किस मान के लिए समीकरण 18x माइनस 32y प्लस 13 बराबर 0 और 7x माइनस my माइनस 17 बराबर 0 की प्रणाली का कोई हल नहीं होगा। m के किस मान के लिए कोई हल विद्यमान नहीं होगा। नो सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशंस कंडीशंस में शुरुआत की दो रेशो है वो तो इक्वल होते हैं, और दो रेशो इक्वल होने का मीन्स ये बेटा अपने पास कि जो अपने पास 18 का रेशो होगा 7 से, वही रेशो बेटा अपने पास इस 72 का रेशो होगा किससे, m से। तो देखो जी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साहब सीधा रेशो पता नहीं चल रहा है कि 7 18, तो अपन ये तो बोल सकते हैं कि 18/7 है वो इक्वल टू हो जाएगा -72/-m के। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो रेशो ऊपर चलता है वही नीचे चलता है, तो ये 1 हो रहा है, ये अपने पास बेटा माइनस माइनस काट लेना पहले, ये 4 हो रहा है। तो मीन्स ये हुआ बेटा यहाँ पर कि ये वाला नंबर है अपने पास, ये वाला नंबर इसका 4 गुना है, तो बेटा ये 7 का 4 गुना अपने पास क्या हो जाएगा साहब, 7 का ये 4 गुना हो जाएगा अपने पास 28, m इक्वल टू 28 आ जाएगा। m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आएगी अपने पास 28, जो रेशो ऊपर चलता है वही इक्वल टू के नीचे चलेगा। 28 कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तो ये मिसप्रिंट थी बेटा, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ये ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा साहब, 28 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा नो सॉल्यूशंस के लिए। तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार बहुत आसान तरीके से आप लोग सोच के जवाब दोगे, रेशो के बेस पे अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। फिर देखो जी और बात करें आपसे, तो देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर कैसे सोचोगे। यहाँ पे बोल रहा है अपने पास पेयर ऑफ द क्वेश्चंस, ये आप लोगों से बोल रहा है कि इसकी तुलना करके बताओ कि इसमें कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन है। तो आप बोलोगे साहब यहाँ पे 3 का दुगुना 6 होता है माइनस के साथ में, 5 का दुगुना माइनस करेंगे तो प्लस का 10 हो गया, दुगुना बिल्कुल माइनस करेंगे तभी तो प्लस होगा। तो बेटा यहाँ पर अपने पास 7 का दुगुना 14 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। तो शुरुआत के दो रेशो इक्वल है लेकिन तीसरा रेशो नहीं है। तो बेटा जब दो रेशो इक्वल हो तीसरा रेशो नहीं हो तो नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशंस, और नो सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस रहेगी अपने पास। तो दोनों पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशंस, तो नो सॉल्यूशंस सी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार अपन इनके रेशो देखकर जो PYQ सीरीज में पूछे गए क्वेश्चंस, एसएससी रेलवे के दोनों मिक्स क्वेश्चंस है, उनका जवाब बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम टाइम में आप लोग सोल्व कर पाओगे बेटा। फिर देखो जी नेक्स्ट अपन देखें बेटा यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या दिया गया अपने पास, k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 और 6x प्लस k प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0 की प्रणाली का अद्वितीय हल है। ये बोल रहा है बेटा अपने पास वैल्यू ऑफ द k विथ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये पहले इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब बताओ बच्चों यूनिक सॉल्यूशन जब होते हैं अपने पास तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशंस होती है, और जब नॉट इक्वल टू वाली कंडीशंस है तो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशंस ये और ये तो नहीं हो सकती, या तो ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा, ये देखना है। और नॉट इक्वल टू वाली कंडीशंस में बेटो यहाँ पर आप लोग देखते हो कि देखो जी जो 4 का रेशो है, समझना आप लोग, देखो यहाँ पर अपने पास
ये 4 है, x का कोफिशिएंट ये 6 है, तो क्या बताओ ये 4 का 1.5 गुना है, तो क्या बताओ साहब ये 6 का ये वाला नंबर है, ये y का कोफिशिएंट ही पूरा, ये भी 1.5 गुना होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि साहब यहाँ पर k + 4 है वो इज नॉट इक्वल टू 1.5 गुना नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो ये बोलेंगे अपन। और किसका 1.5 गुना नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए 6 का 1.5 गुना 9 होता है। 6 का 6 का डोडा, 6 का 1.5 टाइम्स आप लोग निकालोगे तो 6 का 1 टाइम 6 होता है, 6 का 0.5 टाइम्स 3 होता है, उसको एड ऑन करते हैं तो 9 आता है, तो ये 9 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अपन ये बोलेंगे कि k इज नॉट इक्वल टू अपने पास 5 होगा, k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5 कौन सा ऑप्शन रहेगा अपने पास, ए ऑप्शन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार इन PYQ क्वेश्चनों को आप लोग क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को वहां से रेशो के अकॉर्डिंग सोचना है और इनका जवाब देना है। आजकल एसएससी इस टाइप के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, लीनियर क्वेश्चंस के ऊपर बेस, और जिन क्वेश्चनों को आप लोग रेशो में इस प्रकार बहुत आसान तरीके से 1.5 गुना 2.5 गुना ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करना आप लोगों को आता है। चलो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें। इसमें तो ऐसा बोला जा रहा है कि रेखिक समीकरणों 3x + y = 0 और px + 2y = 5 की युग्मों का कोई परिमित हल नहीं है। चलो देखो जी यहाँ पे बोल रहा है बेटा, यहाँ पर किसके लिए, ये p के किस वैल्यू के लिए नो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं है तो कौन सी कंडीशंस रहेगी बेटा, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इक्वल टू वाली कंडीशन देख लेते हैं अपन। अब बताओ जी आप लोग इक्वल टू वाली कंडीशन देखते हो यहाँ पर, तो आप बोलोगे साहब यहाँ पर 3 है, ये p रेशो, इस बताओ इसका कोफिशिएंट अपने पास जो रहेगा बेटा ये 1 है, ये तो हो गया। क्या बताओ 1 से 2 पे जा रहे हैं तो ये इसका जस्ट दुगना हुआ, तो बेटा इस 3 का दुगना अपने पास p = 3 का दुगना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 होने पर अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, बी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार बहुत आसान तरीके से आप लोग सोल्व कर पाओगे। बड़ी शानदार प्रैक्टिस आप लोगों की बेटा इसमें होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सब जुट जाएंगे, केवल संकल्प और धन चाहिए। बच्चों जब आप लोगों का संकल्प क्लियर होगा तो आप लोग इनको बहुत आसान तरीके से सोल्व कर पाओगे। देखो जी नेक्स्ट अपन देखिए बेटा, यहाँ पर अपने पास 9x + 3y + 12, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। चलो x और y की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो यहाँ पर अपन को देखना है बेटा x और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये तो देखें कि सॉल्यूशंस क्या है। बताओ यहाँ पर ये 9 है, 9 से अपन 18 पे जा रहे हैं तो जस्ट इसका 2 टाइम मल्टीपल हो रहा है। बताओ 3 से अपन 6 पे गए 2 टाइम मल्टीपल हो गया। और बताओ ये 12 है, 12 से अपन यहाँ पर गए बेटा 24 पे 2 टाइम मल्टीपल। जब तीनों जगह रेशो सेम आ जाए तो ये तो वो कंडीशंस हो गई, फर्स्ट वाला इक्वल, सेकंड वाला इक्वल और थर्ड वाला इक्वल, और जब तीनों इक्वल हो जाए बेटा तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, अनंत हल आते हैं। तो यहाँ पर अपने पास नॉट यूनिक सॉल्यूशंस बट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब, डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को और आप लोगों की तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो आप लोग हमारे बिल्कुल फिजिकल बैच चल रहे हैं एजुकेशन हब प्रताप नगर जयपुर में, और देश तथा दुनिया का बहुत बड़ा एजुकेशन हब है जिसमें कंप्लीट फिजिकल बेस ऑफलाइन क्लासें हमारी रनिंग मोड पे है। बच्चों मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वे जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।